आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। जो हमारा फर्स्ट टेंस था यानी प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इनडेफिनेट, उसमें हम हॉबीज़, रूटीन्स, रेगुलर एक्शंस या जो चीज़ें रिपीटेडली होती हैं या जो चीज़ें आम तौर पे होती हैं वो हम उनको डिस्क्राइब करने के लिए या उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट इनडेफिनेट यूज़ करते हैं। अब कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जो जिस वक्त की हम बात कर रहे होते हैं उस वक्त वो हो रहे होते हैं, उस वक्त वो अब प्रोसेस में होते हैं, कंप्लीट नहीं हुए होते। जैसे इस वक्त आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं। इस वक्त आप स्क्रीन को देख रहे हैं, मैं स्क्रीन को देख रही हूँ। तो ये वो काम है जो इस वक्त हो रहे हैं जब हम बात कर रहे हैं। तो जो प्रेजेंट टाइम है उसके अंदर अगर कोई एक्शन कंटिन्यूस हो, कंप्लीट ना हुआ हो, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। यानी ऐसा कोई भी एक्शन कि जिस वक्त आप बात कर रहे हैं उस वक्त वो हो रहा हो, प्रोसेस में हो, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। और इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। सो इफ़ यू गेट इन योर एग्जाम के जी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस बनाएं या आगे आपको ब्रैकेट में प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस लिखा हुआ आए तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। Present continuous tense and present progressive tense are the same thing. So इसका जो structure है, first of all we will have a look at its structure. So affirmative sentences जो होते हैं यानी positive sentences, उसमें सबसे पहले obviously subject आता है यानी जो action perform करता है। action तभी perform होगा जब उसको कोई perform करने वाला होगा। So action सबसे पहले subject, उसके बाद इसके 3 helping verbs हैं, is, am, are। इज एम आर के बाद वर्ब आता है यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आई एन जी लगाते हैं फिक्स। कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, इज लगे, एम लगे, आर लगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी, क्योंकि एक्शन कंटिन्यूस है। एक्शन कंटिन्यूस हो तो वो हमेशा आई एन जी के साथ वर्ब आता है। इट शोज द कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन। और उसके बाद ऑब्जेक्ट जो कि ऑप्शनल है। जो आई है उसके साथ हमेशा एम आता है, आई के साथ इज और आर कभी भी यूज नहीं होते। एम इज द ओनली हेल्पिंग वर्ब, और एम इज द हेल्पिंग वर्ब दैट इज यूज्ड ओनली विद आई। आई एम गोइंग, आई एम ईटिंग, आई एम लुकिंग अप। सो आई के साथ हमेशा सिर्फ एम यूज होगा इन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इसके बाद जो सेकेंड हेल्पिंग वर्ब है दैट इज ही, शी, इट, और सिंगुलर नाउन्स के साथ या सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ आप इज लगाएंगे। वी, दे, यू, और प्लूरल नाउन्स के साथ आप आर लगाएंगे। सो आई के साथ एम आ गया, इस जो है वो ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन्स के साथ आ जाएगा। आर जो है वो यू, वी, दे और प्लूरल नाउन्स के साथ आ जाएगा। और आगे वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आई एन जी। Like, I am reading a book, he is playing football, they are studying English. Sarah is going to the market, Sarah and her mother are going to the market. I am going to the market. So singular noun था सारा, is, Sarah and her mother plural हो गया तो are, I के साथ am आएगा तो I am going to the market. सो ये तो हो गया अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। देन वी हैव नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी वो सेंटेंसेस जिनमें नॉट लगता है। सो सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी इज, एम, आर, और हेल्पिंग वर्ब के साथ ही हम सिर्फ नॉट लगा सकते हैं। सो हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद नॉट लगेगा, उसके बाद वर्ब, उसके साथ आई एन जी और ऑब्जेक्ट। यानी जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में हेल्पिंग वर्ब लगने के बाद वर्ब की फॉर्म में चेंज आता था कि हम एस या एस उसके साथ से रिमूव कर देते हैं, इस तरह का कोई चेंज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में नहीं आता। आपने सिर्फ नॉट ऐड करना है, आपने और कोई चीज़ उस सेंटेंस के अंदर चेंज नहीं करनी। आई एम नॉट रीडिंग अ बुक, ही इज़ नॉट प्लेइंग फुटबॉल, दे आर नॉट स्टडिंग इंग्लिश।
Sarah is not going to the market. Sarah and her mother are not going to the market. I am not going to the market. Then we have interrogative sentences. Interrogative यानी question sentences. तो helping verb start में आ जाएंगे यानी is am are, उसके बाद subject आ जाएगा, उसके बाद verb with ing और उसके बाद object. Am I reading a book? Is he playing football? Are they studying English? Is Sarah going to the market? Are Sarah and her mother going to the market? Am I going to the market? फिर नेक्स्ट है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिनमें क्वेश्चन में नॉट भी आएगा ऑब्वियसली. तो हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में, उसके बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद नॉट. यानी आप ये नहीं कहेंगे एम नॉट आई रीडिंग अ बुक, यू विल से एम आई नॉट रीडिंग अ बुक. You will not say is not he playing football. You will say is he not playing football. Are they not studying English? That is the correct question. Is Sarah not going to the market? Are Sarah and her mother not going to the market? Am I not going to the market? फिर जो WH क्वेश्चंस हैं यानी जो WH वर्ड्स के साथ बनते हैं व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, व्हाई एंड हाउ. सो क्वेश्चन वर्ड विल कम फर्स्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट एंड देन वर्ब एंड देन ऑब्वियसली इफ यू हैव एन ऑब्जेक्ट. और अगर आपने WH क्वेश्चंस के साथ नेगेटिव क्वेश्चन बनाना हो यानी नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना हो तो भी जो नॉट है वो सब्जेक्ट के बाद ही आएगा. जैसे व्हाट आर यू रीडिंग इज अ WH क्वेश्चन. WH नेगेटिव क्वेश्चन, व्हाट आर यू नॉट रीडिंग. तो जो नॉट है वो सब्जेक्ट के बाद ही आएगा. व्हाट आर नॉट यू रीडिंग नहीं आएगा. व्हाट आर यू नॉट रीडिंग. वेयर इज ही प्लेइंग फुटबॉल. वेयर इज ही नॉट प्लेइंग फुटबॉल. व्हाई आर दे स्टडिंग इंग्लिश. व्हाई आर दे नॉट स्टडिंग इंग्लिश. So this is the structure. Let's have a recap. So affirmative or positive sentences, subject, is, am, are, verb, first form plus ing and then object. Am is used with I, is used with he, she, it or singular nouns or subjects. Are is used with you, we, they and plural nouns or subjects. I am reading a book. He is playing football. They are studying English. Then we have negative sentences. So subject, then is, am, are, then not, and then verb first form plus ing and then object. I am not reading a book. He is not playing football. They are not studying English. Then we have interrogative sentence structure. Structure is, am, are. Then we have subject, then verb, first form plus ing and then we have object. Am I reading a book? Is he playing football? Are they studying English? Then we have negative interrogative sentence structure. Is, am, are, subject, then not, then verb plus ing and then object. Am I not reading a book? Is he not playing football? Are they not studying English? Then we have WH question structure. WH word, that is what, where, when, who, why and how. Then is, am, are, then subject, then verb with ing and then object. What are you reading? Where is he playing football? Why are they studying English? And then if you want WH negative question, then you will put not after the subject. What are you not reading? Where is he not playing football? Why are they not studying English? So basically, present continuous tense expresses actions that are happening at the moment of speaking. And we use verb that is ending in ing, मीनिंग के जिस वक्त आप बात कर रहे हूँ उस वक्त वो एक्शन हो रहा होता है और वर्ब के एंड पे हमेशा ing यूज़ होता है.
So that was the structure. I hope it's clear. Good. Okay, let's have a look at usage कि किन किन situations में हम इसको use करते हैं. So present continuous or present progressive is used to describe actions happening right now or around the current moment. यानी जो इस वक्त हो रहे हूँ या इस टाइम के इर्द गिर्द हो रहे हूँ, यानी अभी अभी. So what are its main functions? Actions happening right now, जो इसका सबसे पहला और मेन फंक्शन है. शी इज़ रीडिंग अ बुक, दैट मीन्स कि जिस वक्त हम बात कर रहे हैं तो वो बुक पढ़ रही है. दे आर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क, सो जिस वक्त हम बात कर रहे हैं तो वो पार्क में फुटबॉल खेल रहे हैं. आई एम कुकिंग डिनर, सो राइट नाउ आई एम कुकिंग डिनर. देन टेम्पररी एक्शंस, यानी वो एक्शंस जो वक्ती हों. जैसे प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस हम उन एक्शंस के लिए यूज़ करते हैं ना जो अक्सर होते हूँ, रिपीटेडली होते हूँ, बार बार होते हूँ, या जिनका हमें पता हो कि ये होते रहते हैं. सो जो एक्शंस टेम्परेरी हों, यानी परमानेंट ना हो कि कभी कभार होते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं कि बाद में दोबारा भी हों, उन एक्शंस के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं. ही इज़ स्टेइंग विद हिज फ्रेंड्स फॉर अ वीक, यानी वो एक हफ्ते के लिए अपने दोस्तों के साथ रह रहा है. दैट मीन्स कि अभी रह रहा है ना पहले कभी रहा है और हो सकता है फ्यूचर में भी कभी ना रहे, तो ये उसका टेम्पररी एक्शन है. सो ही इज़ स्टेइंग विद हिज फ्रेंड्स फॉर अ वीक मीन्स कि ये एक टेम्पररी एक्शन है. आई एम वर्किंग एट अ कॉफ़ी शॉप फॉर द समर, तो वो सिर्फ समर के लिए काम करेगा, ना उससे पहले काम कर रहा था ना समर ख़त्म होने के बाद काम करेगा या करेगी. सो अगेन इट्स अ टेम्पररी एक्शन. दे आर लिविंग इन न्यूयॉर्क फॉर अ फ्यू मंथ्स, अगेन फॉर अ फ्यू मंथ्स मीन्स कि वो सिर्फ कुछ महीने रहेंगे न्यूयॉर्क में, इसके बाद ऑब्वियसली वो कहीं और चले जाएंगे या जहाँ पहले रहते थे वहाँ वापस चले जाएंगे. सो दैट मीन्स कि जो टेम्प्रेरी एक्शंस होते हैं उसके साथ फिर हम टाइम भी मेंशन करते हैं, जैसे फॉर अ वीक, फॉर द समर, फॉर अ फ्यू मंथ्स, फॉर अ डे, फॉर अ फ्यू आवर्स, दिस वीक, नेक्स्ट ईयर, दिस ईयर. सो कोई ना कोई टाइम फ्रेम उसके साथ फिर ज़रूर मेंशन होता है जिससे हमें ये पता चलता है कि ये एक्शन टेम्प्रेरी है, सिर्फ इस वक्त हो रहा है, ना इससे पहले हो रहा था ना इसके बाद होगा. सो प्रेजेंट टाइम में जो टेम्प्रेरी एक्शन होगा उसके लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ही यूज़ करेंगे. देन फ्यूचर प्लान्स के लिए अगर आपने फिक्स कर लिया हो, कंफर्म हो कि ये काम हम फ्यूचर में लाजमी करेंगे और आपने प्लान बना लिया हो. एक वो चीज़ होती है जो फ्यूचर में होनी होनी हो, जैसे कल बारिश होगी. अब ये प्लानिंग नहीं है, ये सिर्फ एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि कल बारिश होगी या हो सकता है कल बारिश हो सकता है हम कल मरी जाएं. ये प्लानिंग नहीं है. अगर आपने एक प्लान बना लिया है कि कल हम ये काम करेंगे तो उसके लिए आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भी यूज़ कर सकते हैं. उसके लिए आपने सिर्फ फ्यूचर का टाइम उसके साथ ऐड करना होता है, बिकॉज अदरवाइज तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में ये लगेगा ना कि ये काम अभी हो रहा है. फ्यूचर का प्लान है वो टाइम से पता चलेगा. जैसे वी आर मीटिंग देम टुमारो एट 5 PM. अब टुमारो एट 5 PM से हमें पता चल गया कि ये फ्यूचर का प्लान है, और चूंकि डेफिनेट अरेंजमेंट है, फिक्स्ड प्लान है, सो दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग फ्यूचर प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस. सो जब भी आप फ्यूचर प्लान्स के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं या जब कोई और यूज़ करता है तो दैट मीन्स कि फॉर देम इट्स अ कन्फर्म्ड प्लान, वो प्लान कन्फर्म हो चुका है. शी इज़ ट्रैवलिंग टू लंदन नेक्स्ट वीक. अब नेक्स्ट वीक जा रही है ना, लेकिन टेंस कौन सा यूज़ हो रहा है? प्रेजेंट कंटिन्यूस. वाई? बिकॉज द प्लान इज कन्फर्म्ड. दे आर गेटिंग मैरिड इन डिसम्बर. अब फ्यूचर का प्लान है लेकिन चूंकि कन्फर्म हो चुका है, फिक्स हो चुका है, दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. तो अगर आगे आप फ्यूचर की अरेंजमेंट का टाइम मेंशन कर दें और वो अरेंजमेंट या प्लान फिक्स्ड हो तो यू कैन यूज़ प्रेजेंट continuous tense or present progressive tense for future arrangements. Then repeated actions,
स्पेशली वो एक्शन जो आपको अनॉय करें, यानी चिढ़ाएं, तंग करें। बिकॉज अदरवाइज तो रिपीटेड एक्शंस के लिए हम प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं ना। हमने उसकी डेफिनेशन में पहली चीज़ ही ये पढ़ी है कि वो एक्शन जो बार बार हो, रिपीटेड हो, उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करते हैं। लेकिन वो रिपीटेड एक्शन जो किसी चिढ़ का बायस हों, यानी जो इरिटेट करें, जो अनॉय करें, उनके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भी यूज़ कर सकते हैं। और लेकिन उनके साथ फिर हम इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं अपनी अनॉयंस एक्सप्रेस करने के लिए, ऑलवेज, कॉन्स्टेंटली, फॉर एवर। इस तरह के वर्ड से हमें पता चल जाता है कि ये क्रिटिसाइज किया जा रहा है, ये इरिटेशन का इजहार किया जा रहा है। ही इज़ ऑलवेज लूजिंग हिज कीज। अब क्योंकि हमेशा चाबियां गुम कर देता है तो दैट मीन्स कि वो इंसान चिढ़ के बोल रहा है ना कि अभी भी उसने चाबी गुम कर दी है, तो आप उस पर इरिटेट होकर कह रहे हैं कि हमेशा ही गुम कर देता है। यू आर कॉन्स्टेंटली इंटरप्टिंग मी, again, because you are annoyed. She is forever complaining about her job. तो हर वो एक्शन जो रिपीटेड हो लेकिन अनॉय कर रहा हो और आप उसको क्रिटिसाइज करना चाह रहे हो, तो ऑलवेज, कॉन्स्टेंटली, फॉर एवर, इस तरह के वर्ड्स लगा के आप प्रेजेंट कंटिन्यूज में भी उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं। देन ऐसी सिचुएशंस जो कंटिन्यूसली चेंज हो रही हूँ, हो पहले से रही हूँ, अभी भी हो रही हूँ, बाद में भी होनी हूँ, लेकिन चेंज हो रही हूँ, फिक्स्ड ना हूँ। हर वक्त उनमें कोई ना कोई चेंज आ रहा हो जाए। लाइक द वेदर इज गेटिंग कोल्डर। अब वेदर फिक्स्ड नहीं है, कल कम कोल्ड था, आज ज़्यादा कोल्ड है, कल और कोल्ड हो जाएगा। सो इट इज़ अ चेंजिंग प्रोसेस। तो इन प्रोसेस है ना, कंटिन्यूस है। तो कोई भी चीज़ जो इन प्रोसेस होगी तो ऑब्वियसली वो किस में होगी, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। माई इंग्लिश इज इम्प्रूविंग डे बाय डे। The technology is advancing rapidly. सो अगेन टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट जिस वक्त आप बात करें उस वक्त तो नहीं हो रही ना कि आपके सामने कोई टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा हो और वो बेहतर हो रही हो, बट बिकॉज इट इज़ अ प्रोसेस दैट इज कंटिन्यूस, दैट इज ऑन गोइंग, सो उसके लिए आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज करेंगे। So these are the situations in which we use present, continuous or progressive tense. First of all, actions happening right now. Secondly, for temporary actions that are for some temporary or permanent in nature, for which we also mention the time, like for a week, for the summer, for a few months. Then for future plans or definite arrangements, and again for them we mention the time, like tomorrow at 5 p.m., next week, in December. And then when there are repeated actions but we are annoyed with them, so we use the words like always, constantly, forever to express our irritation or criticism. And then changing or developing situations that are ongoing, like the weather is getting colder, my English is improving day by day, and technology is advancing rapidly. So I hope these points are clear. So if there is any point that is confusing or you want me to repeat it, you can mention. All right then, so this was our present continuous tense. Now this is the exercise. If you have your books, you can open them. The exercise you can do on your own.